आज हम बात करेंगे जोफ्री चौसर की एक बुक द कैंटरबरी टेल के बारे में। ये बुक इतनी ग्रैंड और इतनी बड़ी मास्टरपीस है कि इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है और ये स्टूडेंट्स की डिमांड भी है कि हर करैक्टर पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक को समझेंगे और देखेंगे कि जोफ्री चौसर ने इस बुक में आखिरकार कहा क्या है जो आज तक इतनी फेमस है ये, और इसी की बेस पे जोफ्री चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। अब हमें ये तो पता है कि जो ये वर्क है ये मेडिवल एज में लिखा गया है और इस बुक के अंदर जोफ्री चौसर ने करैक्टर्स के ज़रिए हमें 24 स्टोरीज़ भी सुनाई हैं और ये स्टोरीज सुनाने के लिए जोफ्री चौसर ने 17,000 लाइंस का यूज़ किया है। ये जो वर्क था ना ये 1387 से लेकर 1400 तक लिखा गया और इसके अंदर ना जोफ्री चौसर ने अपने दौर में होने वाली हर ज़िंदगी दिखाई है, चाहे वो एक नॉर्मल डॉक्टर था, चाहे वो चर्च का बंदा था या कोई लैंड ओनर था। जोफ्री चौसर ने ना इस बुक को ना वर्सेस में लिखा है, ठीक है। ये बेस्ट पोइट्री कहलाई जाती है, लेकिन अगर हम देखें ना तो इसके कुछ एरियाज़ में ना उसने प्रोज का यूज़ भी किया है, लेकिन मोस्टली जो टेल्स हैं वो वर्सेस में ही लिखी गई हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा करैक्टर जोफ्री चौसर हैं वो भी इसमें अपने आप को शामिल करते हैं और वो बताते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा पिलग्रिम्स हैं जो कि कैंटरबरी कैथीड्रल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सेंट थॉमस बकेट की श्राइन पर, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ होता है, हम जो रिलीजियस जगह होती है उन पे ज़ियारत के लिए जाते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में ये लोग जो थॉमस बकेट है उनकी श्राइन पर जा रहे हैं और वो जगह कहाँ है? कैंटरबरी में। अब इसकी ना एक और मेन बात ये है कि जब भी उन्होंने ये बुक लिखी ना, उन्होंने बुक लिखी इंग्लिश में, लेकिन जब उन्होंने ये बुक लिखी तो उस दौर के अंदर मिडल इंग्लिश में जो लैटिन और फ्रेंच डोमिनेंट थी, उस दौर में लोग इंग्लिश को नहीं इतना यूज़ करते थे, लेकिन जोफ्री चौसर ने अपने इस वर्क के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है और इसी वर्क को द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। अब अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो ये लेट 14th सेंचुरी में लिखी गई थी और जो इसका नैरेटिव फॉर्म है वो स्टोरी विद इन अ स्टोरी है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम स्टोरीज और भी देखेंगे। इसके अंदर 29 पिलग्रिम्स को हम देखते हैं जिनके अंदर चौसर भी शामिल होंगे। वो अपना सफ़र लंदन से कैंटरबरी तक शुरू करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बकेट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जब ये सफ़र पे निकल जाते हैं ना तो टाइम पास करने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि ये सब ना अपनी अपनी ना कुछ स्टोरी सुनाएंगे ताकि सब लोग इंटरटेन रहें, बोर ना हों। और हर पिलग्रिम है ना जो, यानी हर बंदा है वो 2 स्टोरी सुनाएगा, एक तो जाते हुए और एक वापस आते हुए। जबकि इस पूरे प्लान पे अमल पूरा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया। अब ये जो वर्क है ना हम इसमें बहुत यॉनराज देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यॉनराज ना मिक्स हो रहे हैं, जैसे कि इसमें रोमांस का एलिमेंट भी देखेंगे, ठीक है, फैबल्स देखेंगे, मोरल स्टोरीज देखेंगे, कॉमिक टेल्स देखेंगे, यानी सबका मिक्सचर होगा। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रहा होगा। चौसर ने ना इसके अंदर रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है, यानी कि उन्होंने इन रियलिस्टिक वे में उन करैक्टर्स को डिफ़ाइन किया है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया, उनके ह्यूमर के बारे में बताया। और ऐसे नहीं है बाकी राइटर्स की तरह उन्होंने कोर्ट की लाइफ को ही लिया या चर्च की लाइफ को लिया, बल्कि उन्होंने हर लाइफ को लिया। अगर मैं इनके जितने भी मतलब करैक्टर्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करूँ ना तो जो पहला करैक्टर है ना वो आ जाएगा एग्रीकल्चर फ्यूडलिज्म वाला। इसके अंदर ना उन्होंने जो लैंड ओनर्स हैं उनको दिखाया है, वो लोग जो किंग की सर्विस करते हैं, किंग के लिए काम करते हैं। अब अगर इस पार्ट में देखें ना तो इन्होंने द नाइट का करैक्टर दिखाया है, स्क्वायर का करैक्टर दिखाया है जो नाइट का ही बेटा होता है और ये किंग के लिए इसने काफ़ी वॉर्स लड़ी होती हैं, बहुत बहादुर होता है। ऐसे ही फ्रैंकलिन का करैक्टर दिखाया है और माइलर का भी करैक्टर दिखाया है। ये काफ़ी लैंड्स के ओनर होते हैं और उनकी करप्शन के बारे में बताया, इनकी बहादुरी के बारे में बताया, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर इसने लैंड ओनर या जो भी किंग के लिए काम करते हैं उनके बारे में बताया है, काइंड ऑफ अगर मैं कहूँ तो अमीर लोग। अब दूसरे ग्रुप में ना अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो उसने ना अर्बन सोसाइटी वाले जो लोग हैं ना, जो आम लोग होते हैं, शहरी होते हैं, उनको दिखाया है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया। इनके पास लैंड्स तो नहीं इतनी होती, लेकिन ये लोग भी मनी तो इलीगली वे में कमा रहे थे,
इनकी करप्शन के बारे में बता रहे हैं। वो हम कैरेक्टर देखते हैं मर्चेंट का, देखते हैं द वाइफ ऑफ बाथ का देखते हैं। अब अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करें ना, तो इन्होंने जो तीसरा ग्रुप है ना वो चर्च के लोगों को दे दिया है, ठीक है। इन्होंने दिखाया कि उस टाइम पर जो चर्च था ना बहुत क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन था, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत करप्ट इंस्टीट्यूशन भी था। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रायरस का, मोंक का, फ्रायर का, द समनर का, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये दिखाता है कि ये चाहे चर्च के लिए काम करें, चाहे ये रिलीजियस पर्सन है, लेकिन ये बहुत करप्ट हैं, ये बहुत हिपोक्रेट हैं। इनकी हिपोक्रेसी को भी दिखाता है कि जो जितने भी ये लोग हैं ना वो मोरली करप्ट हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, उनका बस माइंड क्या है, मनी मेकिंग का, चाहे वो करप्शन से हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। जैसे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ का ओवरव्यू देना चाहूँगी ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द नाइट का कैरेक्टर। हम देखते हैं कि वो बहुत नोबल पर्सनैलिटी है उसकी, वो बहुत बहादुर है, उसने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और बहुत ज़्यादा ऑनरेबल भी है। और जो चौसर है ना वो इस कैरेक्टर के ज़रिए ये भी दिखा रहे हैं जो उस दौर में जैसे नाइट का कैरेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर इतनी बहादुरी है, इसकी बहादुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम जो सेकंड कैरेक्टर देखते हैं वो स्क्वायर का कैरेक्टर है। वो नाइट का ही बेटा होता है और वो एक यंग मैन होता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो उसकी जो स्टोरीज़ होती है ना वो लाइक वो रोमांटिक टाइप का होता है, किसी की यादों में जैसे खोए रहना, ऐसे वाला बंदा होता है वो। और जो उसकी बिलवड है उसके बारे में ही सोचता रहता है वो हर वक्त। लेकिन ऐसे ही नाइट की तरह वो भी, उसके अंदर भी एनर्जी होती है, लेकिन काइंड ऑफ वो ज़्यादा रोमांटिक ही होता है। उसके बाद अगर हम रिलीजियस वे में देखें तो ना प्रायरस का करैक्टर आता है, जिसको मैडम एग्लेंटाइन भी कहा है चौसर ने। ये ना एक नन है। नन क्या होता है, ये एक रिलीजियस पर्सन ही होता है और इनका जो काम असल जो होता है ना वो होता है कि अपनी चर्च के लिए ना अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर देना। लेकिन हम देखते हैं जो ये नन है ना ये बहुत मैनर्स पे फोकस करती है, अपनी अपीयरेंस पे फोकस करती है। इनफैक्ट जो चौसर है ना वो इस बुक में हमें दिखाते हैं कि वो जब खाना खा रही होती है तो उसके लिप्स पे बिल्कुल भी खाना नहीं लगता, उसके हाथ बिल्कुल भी ग्रीसी या ऑयली नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड सी है। लेकिन साथ साथ ये भी दिखाएंगे जो उसकी ड्यूटीज़ है ना एज अ नन वो नहीं कर रही, बल्कि अपनी जो लाइफ है ना वो अलग ही जी रही है। ऊपर से उसने गोल्ड भी पहना होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद रिलीजियस पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो वो मोंक आ जाएगा। अब जैसे कि क्रिश्चियनिटी में जो हंटिंग वगैरह होता है, शिकारी करना, ये अलाउ नहीं होता, लेकिन ये रिलीजियस पर्सन हो के भी ये वो चीज़ें मानता है, रिलीजन की, चर्च की वो चीज़ें मानता है, बाइबल की, जो इसे लगता है इसके लिए सही है। लेकिन जो इसे पसंद नहीं आती ना ये वो काम कहता है कि ये रिलीजन में नहीं है, ये ज़रूर करता है, यानी ये रिलीजन से हट नहीं सकता। ऐसे ही इसको हंटिंग पसंद होती है लेकिन रिलीजन में नहीं होता, ये वो चर्च के अंदर नहीं है कि हंटिंग नहीं आप कर सकते, ये फिर भी करेगा। इसके साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहा होता है, लग्जरी गुजार रहा होता है, कोई भी ट्रेडिशन का डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता है ये। ऐसे ही जो फ्रायर का करैक्टर आ जाता है जो बहुत करप्ट होता है। तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है ना तो आप फ्रायर के पास जाओ और उस अपने गुनाह को कन्फेस करो तो वो आपको माफ़ी दिलवा देगा गॉड से, ये उनका मानना है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो फ्रायर है ना ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। ये क्या करता है कि लोगों से ना पैसे लेता है, ठीक है, और कहता है कि तुम्हारे गुनाह ना माफ़ हो जाएंगे अगर तुम पैसे दोगे। तो इसका मोस्टली इंटरेस्ट होगा ना वो पैसे में होगा, वेल्थ में ही होगा। ऐसे ही मर्चेंट का कैरेक्टर देखते हैं जो बिजनेस में होता है, वो मनी बनाने में उसका कंसर्न विद मनी ओनली, दैट्स इट। उसके बाद आता है क्लर्क आ जाता है जो कि ऑक्सफोर्ड क्लर्क होता है। फिर हम द वाइफ ऑफ बाथ का करैक्टर देखते हैं जो बहुत बोल्ड होती है और उसने 5 शादियां की होती हैं, यानी उसके 5 हस्बैंड्स होते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होती। अब इसके ज़रिए वो जो वुमेंस का एक्सपीरियंस है उसको शो करता है। अब इन सब में ना लाइक मुझे एक तो नाइट का करैक्टर बेहतर लगा, दूसरा जो ये पार्सन है, ठीक है, ये भी रिलीजियस पर्सन ही है, चर्च मैन ही है, लेकिन ये बड़ा होली होता है, ठीक है, बड़ा हम्बल होता है। उसके बाद जो पार्टनर का करैक्टर आता है ये भी बहुत हिपोक्रेट होता है, चर्च मैन ही होता है ये भी। अब चौसर ने ना इन करैक्टर्स को यूज़ किया है दिखाने के लिए कि उस दौर में जो लोग थे वो कैसे थे, यानी कि वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम थीम्स देखें ना जो कैंटरबरी टेल में कौन कौन से थीम है, तो सबसे पहले आ जाता है रिलीजन एंड करप्शन। वो दिखाता है कि जो उस टाइम का रिलीजन था, उस टाइम का जो चर्च था ना वो बहुत करप्ट हो गया था। उस दौर के जो लोग थे वो बहुत ग्रीडी हो गए थे, उनमें लालच आ गया था, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल भी दिया फ्रायर और मोंक जैसे कैरेक्टर्स की। लेकिन उसके साथ उसने पार्सन का भी बताया, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जेन्युइन थे, जो सिंसियर थे अपने वर्क के साथ।
सेकंड थीम आ जाता है सोशल स्टाइल का। तो जैसे इसने रिलीजियस हिपोक्रेसी को दिखाया, ऐसे सोसाइटी में जो करप्शन है उसको भी दिखाया, और सोसाइटी की करप्शन दिखाने के लिए इसने ह्यूमर और आयरनी का यूज़ किया है। इसने दिखाया है कि लोगों में कैसे फ्लॉज थे, और डिफरेंट क्लासेस को भी दिखाया है इसने। जो थर्ड थीम आता है वो लव और मैरिज का थीम है, जो कि इसने द वाइफ ऑफ बाथ और क्लर्क और नाइट के ज़रिए दिखाया है कि जो द वाइफ ऑफ बाथ है उसकी मैरिज कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं रही है। एंड द फोर्थ वन इज़ ह्यूमन नेचर। इसने दिखाया है कि उस दौर में, बल्कि ये हर इंसान, इस दौर की भी बात की जाए तो इंसान के अंदर प्राइड है, जो ग्रीडीनेस है, लालच है उसकी, और जो हिपोक्रेसी है यानी उसकी जो मुनाफकत और उसकी जो डिज़ायर्स है, ये कॉमन ट्रेड्स हैं। ये हर करैक्टर में पाई जाएंगी। आज के शेक्सपियर के वर्क के देख लें या चौसर के, सब में पाई जाएंगी। तो ये ह्यूमन की नेचर है जो कि उसने अपने वर्क के ज़रिए हमें दिखाई है। पांचवा ये है कि इसने ना, चौसर ने अपने वर्क में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को दिखाया है ह्यूमन के। और अगर हम इसके राइटिंग स्टाइल पे बात करें, इसको ना मिडल इंग्लिश वर्सेस में लिखा गया है, और जो इसकी लैंग्वेज है ना ये ओल्ड इंग्लिश है, यानी कि अगर हम पढ़ें ना तो हमें वो भी समझ नहीं आएगा। उसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अब नहीं रहे, चेंज हो चुके हैं, या जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। इस वर्क के अंदर ना इसने जोफ्री चौसर ने अयाबिक पेंटामीटर का यूज़ किया और राइमिंग कपलेट का यूज़ किया, और राइमिंग कपलेट इसी वजह से चौसर की वजह से ज़्यादा मशहूर हो गई थी। और जो इसकी लैंग्वेज थी वो बड़ी विविड थी, ठीक है, ह्यूमरस लैंग्वेज इसने यूज़ किया अपने वर्क के अंदर, बहुत आयरनी का भी यूज़ किया है। और हम देखेंगे ना कि हमें हर करैक्टर ना लाइफ लाइक लगेगा, कि हर जो पिलग्रिम्स होगा ना वैसे लगेगा जैसे वो एक रियल पर्सन ही है, यानी उसकी पर्सनैलिटी को दिखाएगा, उसकी अपीयरेंस को बताएगा। तो ये चीज़ें हमें लगेगा कि वो एक सच में एक इंसान ही है। अब कैंटरबरी टेल को इंग्लिश में लिखने का मकसद यही था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ना वो आम लोगों की लैंग्वेज थी, ठीक है। वो चर्च में लैटिन होती थी और कोर्स वगैरह के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ना वो एक कॉमन लैंग्वेज थी। तो चौसर चाहता था कि जो वो अपना वर्क है ना वो कॉमन जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उन तक पहुंचाए। अब जो कैंटरबरी टेल के कैरेक्टर्स और हमें स्टोरीज़ पढ़नी है तो मुझे अब कमेंट्स में सजेशंस दें कि या तो हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट यानी स्टैंजास को लेके चलें, उनकी मैं ट्रांसलेशन कर करके समझाऊं, या मैं खुद सारा पढ़ के उसको ओवरऑल जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में अपने वर्ड्स में बताऊं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही।